नमस्कार। क्या कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा हॉल से बाहर तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निकले, लेकिन जब रिजल्ट्स आए तो वो उम्मीद के मुताबिक नहीं थे? ये सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है, और इसका जवाब आपको शायद हैरान कर दे। तो सवाल यही उठता है कि अच्छे खासे वेल रिटन आंसर्स भी आखिर क्यों फेल हो जाते हैं। देखिए, बात अक्सर ये नहीं होती कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये होती है कि पूछे गए सवाल का जवाब दिया कैसे गया है। चलिए, इसी को समझते हैं। इसका राज कंटेंट में नहीं बल्कि स्ट्रक्चर में छिपा है। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हर सवाल में छिपी उसे खास हिदायत या टेल वर्ड को समझा गया है या नहीं। यही वो चाबी है जो सही जवाब का ताला खोलती है। हर सवाल को ऐसे देखिए कि उसके दो हिस्से होते हैं। एक तो है सब्जेक्ट, यानी क्या पूछा गया है, और दूसरा है डायरेक्टिव, यानी कैसे जवाब देना है। ये डायरेक्टिव ही वो हिडन कमांड है जो बताता है कि जवाब को फ्रेम कैसे करना है। और इसे नज़रअंदाज करना, ये कुछ वैसा ही है जैसे खाना बनाने के लिए सारी सही सामग्री तो हो, पर रेसिपी ही गलत इस्तेमाल कर ली जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे कॉमन डायरेक्टिव्स में से एक के साथ। हमारा पहला टेल वर्ड है डिफरेंशिएट, यानी अंतर स्पष्ट करें। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये किसी की एनालिटिकल स्किल्स को दिखाने का एक मौका है। इसका सीधा सा मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच उनकी परिभाषा, उनके दायरे और उदाहरणों के बेसिस पर फर्क बताना। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, यहाँ दो अलग अलग निबंध नहीं लिखने हैं, यहाँ एक सीधी पॉइंट बाय पॉइंट तुलना करनी होती है। चलिए, इसे एक असली एग्जाम के सवाल से समझते हैं। सवाल है, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों यानी डीपीएसपीज के बीच अंतर स्पष्ट करें। असल में ये सवाल एक नागरिक के लीगली एनफोर्सेबल राइट्स की तुलना उन गाइडलाइन से करने को कह रहा है जिनका पालन एक स्टेट को करना चाहिए। तो एक बेहतरीन जवाब का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बिल्कुल साफ। सबसे पहले दोनों टर्म्स को डिफाइन कीजिए। फिर आंसर का जो मेन बॉडी है वो कुछ कुछ इस टेबल जैसा दिखना चाहिए, जिसमें नेचर, एनफोर्समेंट, पर्पस और स्कोप जैसे पॉइंट्स पर सीधी तुलना की गई हो। और आखिर में उनके इंटर रिलेशनशिप पर बात करते हुए कंक्लूड कीजिए। एग्जामिनर ठीक यही डायरेक्ट कंपैरिजन देखना चाहता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई डिफरेंशिएट की, पर क्या होगा अगर सवाल में कोई दूसरा टेल वर्ड इस्तेमाल हो? चलिए अपने अगले डायरेक्टिव पर चलते हैं। डिस्क्राइब, यानी वर्णन करें। डिस्क्राइब का मतलब है किसी घटना, प्रोसेस या फैक्ट्स का एक डिटेल ब्यौरा देना। यहाँ पर समझिए कि आप एक रिपोर्टर हैं, आपका फोकस क्या हुआ इस पर है, क्यों हुआ इस पर नहीं। यहाँ एक पूरी कहानी या एक फैक्चुअल रिपोर्ट की उम्मीद की जाती है। ये एक क्लासिक उदाहरण है। भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया का वर्णन करें। ये सवाल एक बहुत ही साफ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन की मांग कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें। फिर जैसा स्लाइड पर दिख रहा है, इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को डिटेल में बताएं। और अंत में डेमोक्रेसी के लिए इस प्रोसेस की इंपॉर्टेंस के साथ कंक्लूड करें। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? डिस्क्राइब एक डिटेल्ड रिपोर्ट है और डिफरेंशिएट एक सीधी तुलना। पूरे मार्क्स लाने के लिए इस फर्क को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। हमारा तीसरा डायरेक्टिव हाईलाइट, यानी प्रकाश डालें। कुछ एक स्पॉटलाइट इस्तेमाल करने जैसा है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ों को पहचानने और उन पर जोर देने की कला है। इस डायरेक्टिव का मतलब है कि सब कुछ लिस्ट करने की बजाय किसी टॉपिक के सबसे इम्पॉर्टेंट पहलुओं पर फोकस करना होगा। मतलब बात क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी की है और आपके जजमेंट की है। एक आखिरी उदाहरण देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। ये सवाल साफ तौर पर कह रहा है कि जो की अचीवमेंट्स हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। तो यहाँ अप्रोच क्या होना चाहिए? इसरो के ऑब्जेक्टिव्स पर एक छोटा सा इंट्रो, फिर आंसर का जो मेन बॉडी है वो पूरी तरह से इन बड़े मिशंस को डेडिकेट किया जाए, और आखिर में इंडिया की ग्लोबल इमेज पर इनके इम्पैक्ट के साथ कंक्लूजन दिया जाए। इससे पता चलता है कि हाईलाइट को समझना जवाब को उन चीज़ों पर फोकस करने में मदद करता है जो सच में मैटर करती हैं। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये सिर्फ एग्जाम की कोई ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन स्किल है। संक्षेप में याद रखने वाली मुख्य बातें हैं डिफरेंशिएट, यानी कंट्रास्ट को सामने लाना।
डिस्क्राइब यानी सारी डिटेल्स देना, और हाईलाइट मतलब जो सबसे जरूरी है उस पर जोर देना। ये एक एग्जाम स्ट्रैटेजी से कहीं ज्यादा है। जरा सोचिए, जिंदगी में और कौन सी ऐसी जगहें हैं जहां सही सवाल पूछने से जवाब ही पूरी तरह बदल सकता है। हम कम्पेटिटिव एग्जाम्स के उन मुश्किल सवालों का कोड क्रैक करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन कमांड वर्ड्स की जो सवाल के आखिर में होते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सही जवाब तक पहुंचने का सीक्रेट मैप है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने एक बढ़िया जवाब लिखा हो जिसमें सारे फैक्ट, सारे पॉइंट्स एकदम सही हों, लेकिन फिर भी नंबर अच्छे ना मिले? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? पर ऐसा होता क्यों है? सारा खेल कमांड वर्ड को समझने का है। यही वो इंस्ट्रक्शन है जो बताता है कि जवाब का स्ट्रक्चर कैसा होगा। इस एक शब्द को गलत समझ लेने का मतलब हो सकता है एक टॉप स्कोर और एक फेल अटेम्प्ट के बीच का फर्क। तो आज हम एक टूल किट बनाने वाले हैं 3 सबसे जरूरी कमांड वर्ड से निपटने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे टूल किट का पहला औजार है सब्सटैंशिएट यानी पुष्टि करें। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपनी बात को साबित करने के लिए सबूत पेश करने होंगे, ठोस सबूत। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब कोई सवाल सब्सटैंशिएट करने को कहता है तो वो आपकी राय नहीं मांग रहा, वो सबूत मांग रहा है। जैसे मान लीजिए सवाल है, इस दावे की पुष्टि करें कि आर्थिक सुधारों ने भारत में विकास को गति दी है। तो यहाँ सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा कि हाँ ग्रोथ हुई है। नहीं, यहाँ जीडीपी के आंकड़े, विदेशी निवेश का डेटा और सफल सरकारी नीतियों के उदाहरण देने होंगे। सब्सटैंशिएट वाले जवाब का एक बहुत ही क्लियर लॉजिकल रास्ता होता है। पहले आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं, फिर बॉडी में सबूत देते हैं और आखिर में डेटा के साथ अपनी बात को फिर से पक्का करते हैं। समझ लीजिए एक वकील की तरह अपना केस बना रहे हैं। तो जवाब का जो मेन हिस्सा यानी बॉडी है वो कैसा दिखेगा? वो दिखेगा सबूतों से भरा हुआ। इसमें सरकारी योजनाओं के उदाहरण हो सकते हैं, संवैधानिक प्रावधानों से सबूत हो सकते हैं, या फिर अपने तर्क को वजन देने के लिए लेटेस्ट डेटा भी हो सकता है। चलिए अब अपने अगले टूल की तरफ बढ़ते हैं, क्रिटिकली कमेंट या आलोचनात्मक टिप्पणी करें। अब यहाँ कहानी में एक नया एंगल जुड़ता है, बैलेंस्ड जजमेंट का। अब देखिए, यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। क्रिटिकली कमेंट का मतलब सिर्फ कमियां निकालना नहीं है, यहाँ एक सोची समझी बैलेंस्ड राय देनी होती है। मतलब एक जज की तरह बनना है जो दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है, उन्हें तौलता है और फिर अपना फैसला सुनाता है। इस पर खास ध्यान दीजिए, यहाँ कंक्लूजन में साफ साफ एक पर्सनल ओपिनियन की मांग की गई है। यही इसे दूसरों से अलग बनाता है। यानी कि अचीवमेंट्स और लूपहोल्स दोनों को एनालाइज करने के बाद एक अच्छी तरह से सोची समझी राय पेश करनी है। ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है। मान लीजिए सवाल सोशल मीडिया पर है, तो बॉडी में अचीवमेंट्स में बताया जाएगा कि कैसे इसने जागरूकता बढ़ाई, लूप होल्स में बताया जाएगा कि कैसे फेक न्यूज़ एक बड़ी समस्या है, और फिर रिफॉर्म्स में फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म जैसे सुझाव दिए जा सकते हैं। इससे एनालिसिस पूरा और बैलेंस्ड लगता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे कमांड पर जो सुनने में तो बहुत सिमिलर लगता है पर है काफी अलग। क्रिटिकली डिस्कस या आलोचनात्मक चर्चा करें। देखिए, ये कमेंट से थोड़ा अलग है। क्रिटिकली डिस्कस का मतलब है कि किसी टॉपिक के हर पहलू की गहराई से और बिना किसी पक्षपात के जांच पड़ताल करनी है। यहाँ एक रिसर्चर की तरह पूरे मुद्दे का आप कह सकते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए कहा जा रहा है। इसका अप्रोच बड़ा सिस्टमैटिक होता है। पहले टॉपिक की भूमिका बताई जाती है, फिर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को एक्सप्लोर किया जाता है और अंत में एक सधे हुए निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो जवाब के बॉडी पैराग्राफ में दोनों पक्षों को बराबर का वजन देना होगा। जैसे अगर मीडिया की भूमिका पर डिस्कस करने को कहा जाए तो पॉजिटिव पहलुओं में लोकतंत्र को मजबूत करना और पारदर्शिता को बढ़ावा देना जैसी बातें होंगी। वहीं नेगेटिव पहलुओं में मीडिया बायस, पेड न्यूज़ या टीआरपी की अंधी दौड़ को शामिल किया जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि क्रिटिकली कमेंट और क्रिटिकली डिस्कस के बीच सही अप्रोच कैसे चुनें। सुनने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही अहम फर्क है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क कहाँ है? ये है कंक्लूजन में।
कमेंट वाले सवाल के आखिर में एक बैलेंस्ड पर्सनल ओपिनियन की सबसे ज्यादा अहमियत है। एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि सबूतों को तौलने के बाद क्या विचार बनते हैं, जबकि डिस्कस में फोकस एक बैलेंस्ड आउटलुक या एक ऑब्जेक्टिव समरी पर होता है। यहाँ एक बड़े नजरिए से मुद्दे का सार बताना होता है। तो बात सीधी सी है। इन शब्दों पर कमांड हासिल करने का मतलब है कि सवाल जो मांग रहा है ठीक वही दिया जाए। कमांड वर्ड सिर्फ एक शब्द नहीं, ये पूरे जवाब के स्ट्रक्चर को गाइड करने वाला एक रोड मैप है। जब इन कमांड्स को हम मुश्किलों की जगह अपने औजार बना लेते हैं तो हर सवाल अपने ज्ञान को सही तरीके से दिखाने का एक मौका बन जाता है। अब जब ये 3 डिकोड हो गए हैं तो सोचा जाए कि अगला कौन सा कमांड वर्ड होगा जिस पर महारत हासिल की जाएगी।